A very good morning to all of you and welcome back. So there we go. Something's coming. Okay, good morning messages from Priyank, Aditya, Arav, Hitat. Good morning all of you again. Well, we were in the middle of discussing calculus, and that too we have done maximum minimum. And it's time to just maybe solve a question and then go ahead. शायद मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, मुझे जहां तक याद आ रहा है वो कौन वाला क्वेश्चन था, पर इस बार रिस्पॉन्सेस कम आए अनफॉर्चुनेटली, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनिशियल जोश के बाद चीजें ठंडा पड़ जाए, है ना। So let's start with the cone wala question, in which we were supposed to find out the volume of the biggest cylinder. Anubhav Das has just given an answer, and that is 44 r cube by 7. Excuse me. Well, चलो देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया कोन, और हमें सबसे बड़ा सिलेंडर इसके अंदर फिट करना, है ना। हमें सबसे बड़ा सिलेंडर इसके अंदर फिट करना। ओके, आरव सेज कि इसका आंसर होगा 4 पाई आर। ओके, अनुभव सेज 44 r cube by 7। अलग अलग आंसर। चल कोई बात नहीं। तो लेट अस से वो जो सिलेंडर है उसका रेडियस है सपोज स्मॉल r, और कोन का तो मैंने दिया ही था कैपिटल R, और उस सिलेंडर का हाइट है सपोज y, h भी ले सकते, और ये दिया हुआ था 4r, रिमेंबर, है ना। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स लेंगे, और उसके बाद हम लोग सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसको एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ सम वेरिएबल, ठीक है ना। तो वो कैसे किया जाए? लेट्स सी इफ आई टेक दिस ट्रायंगल, बिग वन, एंड दिस स्मॉलर वन। वैसे तो और भी ले सकते हो, ये कोई अकेला ऑप्शन नहीं है, इट्स मैथ्स। वन कैन थिंक इन अ वैरायटी ऑफ वेज एंड रीच कंक्लूजन्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ एंगल्स, दैट यू कैन डू। ओके, एक और आंसर भी आ गया, दैट इज प्रियंक ने दिया है 4 पाई r cube by 3. Shaurya has given 16 pi r cube by 27. Well, a lot of answers actually. एक 44 by 7 भी आया है। चलो देखते हैं, ठीक है ना। Let's see हमें the different conclusions that are there. चलो anyway, तो सिमिलर ट्रायंगल में कौन सा ले रहा हूँ? ये वाला। तो this is r minus r, है ना, r minus r. So therefore r minus r by y, so r minus r by y is equal to r by 4r. That is equal to 1 by 4, है ना। So therefore you have y is equal to 4 into r minus r. अच्छा, 1 by 4 कैसे ना, ये सिमिलर ट्रायंगल लिया मैंने, तो r minus r by y, है ना, ये वाला is equal to r by 4r, that's 1 by 4. तो उससे y आ गया 4 into r minus r, है ना। और मुझे अब सिलेंडर को एक्सप्रेस करना है वॉल्यूम के टर्म्स में, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू पाई r square y is equal to pi r square into y. Now y is actually 4 into r minus r, so that's equal to 4 pi r 4 pi अंदर ही ले लेता हूँ, 4 pi into r square minus r cube. As usual, we have to do differentiation of dv/dr. So for maximum value, क्या होगा? dv/dr is equal to 0. So I will differentiate this. So you're going to get 2 small r into capital R, this one, minus 3r square is equal to 0. तो एक r cancel हो जाएगा, यानी small r is equal to 2r by 3. ठीक है, small r is equal to 2 times capital R by 3. देख लो, ठीक है।
तो स्मॉलर आ गया, स्मॉलर अगर आ जाता है तो उससे मैं y भी निकालूंगा, y कितना आ गया, 4 into r minus this 2r by 3, that's equal to 4r by 3, 3r minus 2 is r by 3, तो 4r by 3, तो हाइट भी आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो pi r square y, so v is equal to pi r square into y, y is 4r by 3, ठीक है, तो 4 और 4 16 है ना, 4 और 4 16, 9 और 3 27, यानी 16 pi r cube by, so therefore the V max of the cylinder that I will be able to get, so the volume of the maximum cylinder or the maximum volume of the cylinder that I can put inside this cone is given by this 16 by 27 pi r, ठीक है। Shaurya has given the right answer, और कोई right answer है? सर सेम ही आंसर दिया है मैंने सर, बट आपने कैपिटल आर में निकाला है, मैंने स्मॉल आर में निकाला है, बस वही डिफरेंस है। अच्छा अच्छा, ठीक, तो यानी स्मॉल आर के जगह वो पुट करोगे तो वही आ जाए, ये कहना चाह रहे हो? यस सर। ठीक, चलेगा। बट सी द थिंग इज दैट एक आदत बना लो कि जो नोन क्वांटिटीज है या जो गिवन क्वांटिटीज है उन्हीं के टर्म्स में आंसर देना चाहिए, दैट्स द ओनली थिंग, अदरवाइज तो ठीक, इट्स नॉट एन इशू है ना। बाकी मैथमेटिक्स है, कई बार थोड़ा सा वेरिएशंस हो जाता है एक्सप्रेशंस में, बिकॉज़ मे बी आई एम एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ वन थिंग एंड यू आर प्रॉब्ली एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ समथिंग एल्स, सो ये होता रहता है, कोई बात, चलो ऑलराइट है। ओके, चलो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर को फिट करना, है ना, तो ये स्फीयर है, और इसके अंदर ये सिलेंडर फिट किया मैंने। So question is obviously maximum cylinder. So like this is the radius r, the sphere. तो सबसे बड़ा सिलेंडर का वॉल्यूम, तो फाइंड लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट यू कैन फिट इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। इसका आंसर कई लोगों ने दे दिया, दैट इज 4 pi r cube by 3 root 3, अनुभव, देवादत्त, शौर्य, they already given, ठीक है। Let me just quickly get through it, just in case somebody could not get it, वैसे तो जो आंसर आ रहे हैं मुझे दिख रहे हैं, ठीक है ना। let's do one thing, suppose मैंने कर दिया कि भाई ये जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है ना, इसको 2y ले लेता हूँ जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस, ये y है और ये भी y है, तो ये सेंटर ऑफ द सिलेंडर हो गया, वहां से इसका रेडियस सपोज कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो वो तो हो गए। इससे क्या मतलब सिलेंडर का बेस आ गया, उसका रेडियस आ गया एज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया सिलेंडर का बेस, है ना। और हाइट ऑफ द सिलेंडर याद रखना y नहीं है, 2y, वो थोड़ा ध्यान रखना। तो देयरफॉर वॉल्यूम कितना आ गया, पाई इनटू बेस ऑफ द सिलेंडर, पाई इनटू दिस वन इनटू वॉल्यूम व्हिच इज 2y, है ना, so that's the volume, and that will be equal to 2 pi into r square y minus y, बस बाकी तो स्टैंडर्ड वैल्यूज है, dv dr, इस केस में dv dy is equal to 0 implies इसको करेंगे तो ये हो जाएगा r square minus 3y square is equal to 0, that means y is equal to r by root 3। तो अगर y r by root 3 होता है ना, r by root 3 होता है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू r square minus r square by 3, यानी 2r square by 3, यानी r into under root of 2 by 3। तो ये क्या आया ना, ये रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, r into under root of 2 by 3, ये under root of root 3 हो गया y, है ना। तो देखो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा ना, पाई r square into 2y,
is equal to pi. R is this one, R by 2, R into under root of 2 by 3 का whole square into 2y. तो 2 को भी यहीं पे रख दो और y कितना है ना, R by root 3. ठीक है, that's it. इसको स्क्वायर करके 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, है ना. पाई है, r स्क्वायर और एक r क्यूब है और एक 3 रूट 3, यानी 4 पाई r क्यूब बाई 3 रूट. सर हमने y के रिस्पेक्ट पे क्यों डिफरेंशिएट किया है? एक्चुअली y की बात नहीं है, बात है कि जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना. ठीक है ना. तो इस केस में अगर वेरिएबल देखोगे तो y सर r के रिस्पेक्ट पे क्यों नहीं किया? आप कर सकते हो. the only thing is that नहीं, कैपिटल R के रिस्पेक्ट तो वैसे भी नहीं कर सकते, कैपिटल तो कांस्टेंट है. Small r. एक चीज वहां पर एक चीज किया जा सकता था, इज दैट कि अगर इसको स्मॉल r लेते तो ये होता है अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो उससे फिर स्मॉल r के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर सकते. दैट कुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी. वो कर सकते. ये डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा तुमने वेरिएबल क्या सिलेक्ट. तो मैंने हाइट ऑफ द सिलेंडर को 2y लेके y को वेरिएबल सेट. नाउ यू माइट से आपने हाइट को y क्यों नहीं ले लिया, तो y भी ले सकते थे. इन दैट केस ये y by 2 होता, फिर वो r स्क्वायर माइनस y by 2 का होल स्क्वायर, यानी अननेसेसरी फ्रैक्शंस वगैरह आ जाता. तो मैंने उसको अवॉइड करने के लिए हाइट को 2y ले लिया, so that this becomes y, this becomes y, and this becomes r square minus y square. It's a clear number, I mean, without fractions, slightly easy to handle. और कोई दिक्कत. अदरवाइज तुम अगर बोलोगे नहीं तो मैं तो इसको y ले लूंगा, इसको y by 2, most welcome, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. थोड़ा बहुत फ्रैक्शंस में बीच में फर्क पड़ेगा, but then in the end result you will get this one. So there won't be any change in the end result. It's like mathematics, I mean, you can do all these small calculations. Huh? So I think with that, let's end the discussion on differentiation and its various nuances. Let's now move on to एक्सक्यूज मी सर, एक डाउट था सर कौन वाले क्वेश्चन में जब हम 4 पाई r स्क्वायर माइनस r क्यूब की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसमें हमने 4 पाई का क्या किया? देखो 4 पाई तो एनीवे कांस्टेंट है और तुमको इक्वेट करना है 0 के साथ. तो देयरफॉर अगर मान लो उस डिफरेंशिएशन को लिख के तुम अगर 4 पाई रखते भी तो कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता. एक्चुअली अगर तुम इस पूरी एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन देखोगे तो एक्चुअली ये है, अल्टीमेटली इसको इक्वेट करना है 0 के साथ. ये 4 पाई का कोई ज्यादा मैटर. ओके सर, है ना ये चीज. तो हमने देखा कि ये तो बेकार है, तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या वाला है और उसी को 0 करना. बट अगर मान लो किसी और क्वेश्चन में सपोज, और किसी और क्वेश्चन में मतलब जिसमें 0 सेट नहीं करना, सपोज तुमको फाइंड करना है कि ये डिफरेंशिएशन इक्वल टू 32 कब होता है, तो इन दैट केस तुम 4 पाई नहीं छोड़ सकते, है ना. फिर 4 पाई इंटू इसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू 32 करो, तो वहां पे अगर 4 पाई छोड़ दो तो गलत हो जाए. पर क्योंकि इस बार इक्वेट करना था 0 के साथ और 4 पाई जस्ट अ मल्टीप्लायर ऑफ अ कांस्टेंट या कांस्टेंट मल्टीप्लाइड, तो फर्क नहीं पड़ा, इसलिए हमने कर दिया. ठीक है. चलो लेट्स मूव ऑन नाउ. Our next destination is to an extent reverse destination in the sense कि कई बार देखना इंटीग्रेशन को बोला जाता है रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. But let's understand the meaning of integration first, है ना. जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, रेट ऑफ चेंज. तो हम लोग डिफरेंशिएशन में रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं. That's why differentiation is also called as rate measurer. इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, we find out the sum of very small quantities. We find out the sum of a very large number of very small quantities. We find out the sum of a very large number of very small quantities. पहले तो समेशन का तो सिंबल ये था, है ना, सिग्मा. अब उसकी जगह बदल के अब हम इसको यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन. एस को खींच दिया, समेशन का एस को खींच दिया तो इंटीग्रेशन फॉलो. इंटीग्रेशन कैसे हम लोग लिखते हैं ना, इस तरीके का एक्सप्रेशन होता है.
y dx। नहीं मेरे से ये क्या मतलब है? एक्चुअली देखो पता क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो। सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है y ऐसे कुछ, और मैं तुमको कहता हूँ यहां से लेके यहां तक का एरिया निकाल। अब ये तो बड़ा अजीब सा शेप है, कोई फॉर्मूला ड्रिवन तो हो नहीं सकता है ना, कि पाई आर स्क्वायर लगा दिया या हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड लगा दिया या लेंथ इंटू ब्रेड्थ लगा दिया, वो तो चलेगा नहीं इस केस, बिकॉज़ इज नॉट एग्जैक्टली क्लियरली वेल डिफाइंड शेप। ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एरिया को हम छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करेंगे, स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे। मतलब जैसे मान लो ये एक स्ट्रिप हो गया, इसका एरिया निकालो। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे? इसका एरिया निकालने का तरीका ये होगा कि ये है सपोज y, this was y, and let's say this is dx और ये है सपोज x। तो इस x के ऊपर ये y डिपेंडेंट है, तो y का वैल्यू आ गया इनटू dx करो, इसका एरिया। फिर इसके बगल में एक और y आएगा डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन, डिपेंडिंग ऑन द x ऑफ दैट पॉइंट, और फिर y dx, है ना, and so on. So that's what is supposed to be done in this case. ठीक है? Even otherwise lead lag होने लगता। हाँ, तो जो मैं कह रहा था is that what is the area of this small strip y dx? फिर उसके बगल में एक और स्ट्रिप होगा, उसका भी ऐसे ही कुछ, वहां का y into dx, वहां का dx। फिर एक और ले लेता हूँ y into dx, एक और ले लेता हूँ y into dx। So therefore, now I'm able to find out the area of each small strip using this fundamental concept of y dx. तो ऐसे लेके अगर मैं सारा y dx करके ऐड करता जाऊंगा, ठीक है ना, ऐड करता जाऊंगा, तो इन दैट केस क्या होगा, मुझे पूरा एरिया यहाँ पे मिल जाएगा। अब कहां से लेके कहां तक का एरिया निकालना है, दैट्स अप टू यू। तो अगर वो डिफाइंड होगा, और कई बार बोलते हैं कि इन जनरल निकाल लो, बाद में देख लेंगे कहां से कहां तक, तो इसलिए दो टाइप के इंटीग्रेशन हो जाता है। एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट इज लाइक दिस। इनडेफिनिट मींस जस्ट बोल दिया कि भाई देखो अगर इस तरीके से एरिया निकालना है तो उस एरिया निकालने का प्रोसेस या पैटर्न क्या होगा, या फॉर्मूला टाइप का क्या, ये हो गया इनडेफिनिट। डेफिनिट मतलब मैं बता दूंगा कि मुझे ना x इक्वल टू 2 से लेके x इक्वल टू 31 तक इंटीग्रेट करके यानी इसका एरिया निकाल। देखो ये ग्राफ हो सकता है आगे भी जाएगा, हो सकता है इधर भी है, तो एरिया तो और आगे भी निकाला जा सकता है ना, बट मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर इंटरेस्टेड ओनली एरिया फ्रॉम हियर टू हियर, मे बी x इक्वल टू 2 से लेके 31 या कुछ ऐसे ऐसे वैल्यूज। तो अगर मान लो वो बता देंगे ना कि 2 से लेके 31 तक का एरिया निकाल, तो देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होगा, फिर बताना पड़ेगा कि कहां से लेके कहां तक। तो लेट अस से अगर 2 से 31 तक, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इन दैट केस विल राइट हियर 2 एंड वी विल राइट हियर 31। उससे क्या होगा, सिर्फ इस पार्ट का एरिया का वैल्यू सॉल्व होके निकलता है। ठीक है, तो देखो डेफिनिट भी है, इनडेफिनिट। ओके, सो दैट्स द पॉइंट। अच्छा एक और चीज है इज दैट ये जो इंटीग्रेशन का रूल्स है, इंटरेस्टिंगली ये डिफरेंशिएशन के रूल्स के ऑपोजिट है। That's why sometimes it is said that mathematically speaking, integration is the reverse of differentiation. मतलब क्या, कि अगर मान लो कोई चीज है A और उसको डिफरेंशिएट करके A को डिफरेंशिएट करके सपोज B मिलता है, इन दैट केस B को इंटीग्रेट करके A वापस मिलेगा। That is the point. ठीक है, जैसे हमें पता है कि अगर sin x को डिफरेंशिएट करके क्या मिलता है, cos x, d is the short form of differentiation। तो यानी ये समझ लो कि cos x को अगर तुम इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, sin x। That is the point. However, there is a small catch. Catch is that कि अगर sin x को डिफरेंशिएट करके cos x मिलता है, तो sin x plus 5 को भी तो डिफरेंशिएट करके cos x ही मिलता है। sin x plus 5 उसको भी डिफरेंशिएट करके cos x से मिलेगा, क्योंकि 5 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 5 कांस्टेंट है। अब अगर मैं ये डेटा तुमसे छुपा दूंगा और मैं तुमसे पूछूंगा बताओ जरा cos x को इंटीग्रेट करके वापस लेके आओ वो चीज जिसको डिफरेंशिएट करके तुमको cos x दिया गया था, ये 5 तो नहीं पता चलेगा। See, if you give me the information of the answer, before and then it's easy to tally. But the point is that अगर मान लो ये information मैं छुपा देता हूँ
और मैं डिफरेंशिएट करके जो आंसर आता है cos x दे देता हूँ, और मैं तुमसे पूछता हूँ या बोलता हूँ भाई तुम एक काम करो, मुझे ना ओरिजिनल फंक्शन इंटीग्रेट करके बताओ, तो तुम cos x को इंटीग्रेट करके sin x को तो बता दोगे, पर ये 5 कैसे बताओ? अगर ये 7 होता, 9 होता, -2 होता, 2√3 होता, -5√2 होता, कुछ भी होता, कैसे बताओ, है ना? इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन, सॉरी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, आई डोंट नो क्या आंसर आएगा, लेकिन उसके साथ एक प्लस सी लगा देते हैं। क्यों? पता नहीं, कुछ होगा शायद, +5, +7, -5, कुछ भी हो सकता है, तो इन जनरल एक प्लस सी लगा देते हैं। लेकिन ये किसमें आएगा? ये इनडेफिनिट में, जिसमें कोई लिमिट्स नहीं, इसको लिमिट्स बोलते हैं, जहां से लेके जहां तक का इंटीग्रेशन है उसको लिमिट्स, ठीक है? अच्छा, अब एक काम करता हूं, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज हमारे पास फंक्शन है y = x²। हमने तो ये फंक्शन काफी डिटेल में स्टडी किया, ठीक है? y = x²। अब सपोज मैं कहता हूं कि मुझे ना इंटीग्रेशन करके दिखाओ, तो y = x² को इंटीग्रेट करेंगे, तो उसको लिखेंगे कैसे? तो y = x² का इंटीग्रेशन मतलब होता है इसके नीचे का एरिया फाइंड आउट, है ना? तो इंटीग्रेशन क्या हो गया ना, एरिया। अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, तो यानी इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर ग्राफ, ये वाला एरिया, ठीक है? अब अगर लिमिट्स दोगे तो लिखूंगा, नहीं दोगे तो इन दैट केस जनरल आंसर दूंगा और साथ में प्लस सी लगा दूंगा, प्लस सी, है ना? अब आ जाओ इंटीग्रेशन के रूल्स, है ना? अगर x⁴n को डिफरेंशिएट करो तो मिलता है n × x⁴n - 1, यानी एक पावर घटता है और वो मल्टीप्लायर सामने आ जाता है। ऐसे इंटीग्रेशन के कुछ और रूल्स भी है, तो पहले काम करता ना, फटाफट इंटीग्रेशन के रूल्स बता दो, ठीक है ना? तो इंटीग्रेशन के रूल्स क्या है ना, अगर ये y है, in that case इंटीग्रेशन y dx का जो वैल्यू होगा, now you might say ये dx का रूल क्या है? dx is actually going to define कि कौन सा वेरिएबल इंटीग्रेट करना है। dx से मुझे पता चल रहा है कि x वाला वेरिएबल इंटीग्रेट करना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? अच्छा, तो जैसे अगर मान लो sin x होगा तो क्या होगा, cos x होगा तो क्या होगा, ठीक है ना? ज्यादा नहीं करेंगे, x⁴n होगा तो क्या होगा, है ना? e⁴x होगा तो क्या होगा, तो कुछ कॉमन इंटीग्रेशन से ही करेंगे। तो sin x का क्या होता है, -cos x, cos x का क्या होगा, sin x। क्योंकि मैंने लिमिट्स पुट नहीं किया है, तो देयरफॉर इसमें प्लस सी आएगा, इसमें भी एक प्लस सी आएगा, और x⁴n इसमें उल्टा हो जाएगा, एक पावर बढ़ेगा और डिवाइड प्लस, और इसमें भी आ जाएगा e⁴x प्लस। ये मेन है मोटा, और भी है बट वो धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है? दैट विल लर्न स्लोली। अभी फिलहाल तो इतना ही याद रखो, अभी फिलहाल, बाद में और जो आएंगे धीरे धीरे वो मैं बताऊंगा। देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पलक एंड दैट इज सर y dx में y क्या है? याद करके देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि अगर ये होता है तो ये होता है y, दिस इज y। इस पूरे एरिया निकालने के लिए ये जो y होता है इस ग्राफ का पॉइंट, और dx हो गया इसका विड्थ, तो y into dx is the area of this small strip। ऐसे इसका बगल वाला y dx ऐसे होगा, उसके बगल वाला y dx ऐसे होगा, इधर वाला y dx ऐसे होगा, इधर वाला y dx ऐसे होगा, एंड सो ऑन। सर इस तरीके से सारा y dx कैलकुलेट करो तो एरिया आएगा। सर तो जैसे अगर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है तो साइड हर एक स्ट्रिप मतलब कि कम हो रही है, हाइट कम हो रही है, तो सर एरिया तो मतलब कि ये इंटीग्रेशन तो गलत होगा ना, क्योंकि हम सारी को इक्वल मान रहे हैं। देखो, नहीं एक्चुअली बात वो नहीं है, बात ये पता क्या है कि ये जो dx होता है ना, ये बहुत ही छोटा सा होता है, तो इसलिए अगर मान लो इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा ना, कुछ ऐसे आएगा, ये dx है ना, ये dx बड़ा करके का देखो, और y इज द मीडियम वैल्यू, ये वाला वैल्यू, यानी तुम एक्चुअली एक रेक्टेंगल ले रहे हो ऐसे, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम ले लिया हमने, वहां पे थोड़ा ज्यादा ले लिया, तो वो मोटा मोटा सेम हो जाता है। क्यों? क्योंकि dx इज वेरी स्मॉल,
ठीक है, ये यहाँ का बड़ा करके, मतलब इस पोर्शन को मैंने बड़ा करके दिखा, इसलिए वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और जितना ये पतले होते जाएंगे ना, यानी dx का वैल्यू छोटा होता जाएगा, यानी स्ट्रिप का वेट पतला हो जाएगा, तो वो जो एरर तुम कह रहे हो ना, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तो डोंट वरी ऑन दैट, ठीक है ना। देखो, अगर तुम मोटे मोटे एरिया में डिवाइड करते हो तब प्रॉब्लम। जैसे मान लो ये यही ले लो, इसी में अगर तुम बोलोगे मुझे ना सिर्फ 3 स्ट्रिप में एरिया निकाल दो, तो एक स्ट्रिप ये, 2 स्ट्रिप ये, 3 स्ट्रिप। अब अगर तुम एरिया निकालोगे इस तरीके से, अब एरर है, बिकॉज दीज आर टू थिक एंड विद इन दिस थिकनेस देयर इज लॉट ऑफ वेरिएशन इन द बेस जा रहा है। अब तुम कौन सा वैल्यू लोगे, है ना। लेकिन अगर मान लो इसी के अंदर हजारों स्ट्रिप कर दो, तो वो इतने पतले हो जाते हैं कि वो जो छोटा सा चीज तुम कह रहे हो ना, वो फर्क नहीं पड़ता। वी कैन इजीली टेक द वैल्यू ऑफ y एट दैट पॉइंट। y इज व्हाट द वैल्यू एट द मिडिल पॉइंट सब, इसलिए वो एरर काउंट नहीं है ना, जस्ट बिकॉज dx इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट्स द पॉइंट, ठीक है ना। चलो, सो दैट वाज अबाउट द बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं इस पे आ रहा हूं, y इज इक्वल टू x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। आई होप यू कॉपीड डाउन द आंसर सर। तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैं खुद ही करूंगा, ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम चल रहा है, तभी एक बार करके दिखा देता हूं। तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन करना, यानी एरिया ये निकालना। तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx इज इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले रूल क्या बताया, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, यानी x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस इज इक्वल टू x क्यूब बाय 3 प्लस, बस यही आंसर। बट सपोज मैं तुमको कहता हूं कि मुझे ना x इक्वल टू 0 यहां से लेके x इक्वल टू 6 तक वैल्यू चाहिए, सपोज, यानी पूरे एरिया चाहिए तुमको। तो फिर अब क्या होगा, लिमिट्स लगेगा। चलो कोई नहीं, यानी अब लिमिट्स कैसे लगे, तो ये हो गया इनडेफिनिट, और अब डेफिनिट। अब मुझे मालूम है कि मुझे 0 से लेके 6 तक का जो पार्ट है उसके नीचे का एरिया निकालना, यानी 0 से लेके 6, आई लिख लो या ए लिख लो, जो भी लिखना है, ए लिख लो, सब एरिया निकाल। तो ये हो जाएगा x क्यूब बाय 3। अब क्या है कि मैंने बोला था ना, डेफिनिट में कोई कांस्टेंट नहीं है, ये जो c लिख रहा था मैं, ये कांस्टेंट नहीं आए, ठीक है। अच्छा, इनफैक्ट इंडेफिनिट में भी हो सकता है, तुम बोलोगे ये c कैसे हो गया, c का वैल्यू थोड़ी पता है मुझे। आंसर इज c का वैल्यू नहीं पता है, ये बात भी सही है। c पता कैसे चलेगा ना, उसके लिए कोई एक कंडीशन दिया होना चाहिए कि इतने पे इतना वैल्यू होता है, उसके वैल्यू उतने पे उतना होता है, कुछ दिया रहेगा, तो उसको पुट करके तुम c का वैल्यू निकाल सकते, दैट्स ऑल। और अगर ऐसे कुछ भी नहीं दिया है तो दैट के c ठीक है, c रहने दो, c कौन सा हमें कोई अड़चन पैदा कर रहा है हमारे, है ना, दैट्स द पॉइंट। तो देयरफॉर आगे x क्यूब बाय, अच्छा ये जो लिमिट्स होता है इसको लिखने का एक नोटेशन होता है, तरीका होता है, क्या, ये देखो ये तरीका, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो और लिखो यहाँ पे 0 से लेके 6 तक। उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसके बाद एक बार x के जगह ऊपर वाला वैल्यू लिखोगे, एक बार x के जगह नीचे वाला वैल्यू लिखो, और फिर पुट करके माइनस करो, यानी ये हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स क्यूब, मतलब 6 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। अब 0 का क्यूब तो चलो ठीक है, इज इक्वल टू कितना है ना 72 यूनिट्स। अब क्योंकि स्क्वायर है, मतलब एरिया है, तो स्क्वायर यूनिट्स भी लिख सकते, ठीक है ना, बट यूनिट्स मतलब मीटर स्क्वायर भी तो एक यूनिट ही है, ठीक है। तो अगर मान लो ये सारा चीज अगर मीटर में है, इन दैट केस मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर। तो चलो वो तो यूनिट्स अपने अपने आप देख लेंगे, जैसे तुमने एक्स एक्सिस में यूनिट सेट किया उस हिसाब से आंसर आएगा, दैट्स नॉट द इशू। इशू इज दैट अब जाके एरिया आ गया एंड दैट इज इक्वल टू 72 यूनिट्स। कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां, ठीक है। अच्छा, दैट वाज वन एग्जांपल, राइट। नाउ वेट से कि इसका यूज कहां पे, सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। देखो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि जो इंटीग्रेशन का रूल है वो है x टू द पावर n का होता है, एक पावर बढ़ा दो यानी x टू द पावर n प्लस 1 कर दो और उसी बढ़ा हुआ पावर से डिवाइड कर। तो हम किस चीज का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x स्क्वायर,
dx तो मैंने पहले बोल दिया कि वो dx एक्चुअली वो dx उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में इंटीग्रेशन सिर्फ इस पार्ट का होता है। देखो इंटीग्रेशन ना, जब हम लिखते हैं ना इंटीग्रेशन y dx, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, dx वाला पार्ट का इंटीग्रेशन नहीं होता है। dx तो ये बता रहा है कि वो जो स्ट्रिप है उसका विड्थ कितना है, या कह सकते हो कौन सा वेरिएबल। dx बस इतना ही हमें इंफॉर्मेशन देता है, हम इंटीग्रेशन एक्चुअली y का कर, है ना। तो y का इंटीग्रेशन होता है ये, तो y बोलते कि x स्क्वायर है यहाँ पे। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिस्ट में बना के दिया था कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस, है ना। तो वही चीज कर रहा हूँ। तो 2 प्लस 1 3 बाय n प्लस 1 3 x क्यूब बाय 3। अच्छा अगर इंडेफिनिट होता तो मैं ये लिख देता एज x क्यूब बाय 3 प्लस c, ये इंडेफिनिट कर देता। बट मैंने डेफिनिट पूछा है, कैसे? मैंने बोला फाइंड आउट द एरिया बिटवीन 0 एंड 6, ठीक है, फाइंड आउट द एरिया बिटवीन 0 एंड 6। तो ये मेरा क्वेश्चन। तो ठीक है, तो 0 to 6 के लिए फिर हम लिमिट्स पुट करेंगे 0 to 6, और लिमिट को पुट करने का जो रूल है वो क्या है, वही 0 to 6 लाइन रह के लिखो, और एक बार ऊपर वाला वैल्यू इसमें पुट करो, माइनस नीचे वाले वैल्यू इसी में पुट करो। तो चलो बाई चांस नीचे वाला वैल्यू तो हमें कोई दिक्कत नहीं, प्रोड्यूस कर, तो 0 क्यूब तो 0 होता है, बट आई एम जस्ट गिविंग द रूल कि पहले ऊपर वाला वैल्यू माइनस नीचे वाला वैल्यू पुट करके फिर इंटीग्रेशन होगा, एंड द रिजल्ट ऑफ द इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू इन दिस केस 72 यूनिट्स। देख लो इन दिस केस। अच्छा अब मैं इसी में एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इज दैट सपोज मैं कहता हूं मेरे पास है एक फंक्शन y इज इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है, और मुझे जो भी फंक्शन आई डोंट नो, मैं तो ऐसे ही ऐसे रख, और मुझे यहां पे 0 से लेके यहां तक इंटीग्रेशन करना है, 0 से लेके यहां पे ये 3 तक, ये एरिया निकाल, दैट इज द क्वेश्चन। अच्छा ये से ये आपने क्या ड्रॉ किया, एक्चुअली मैं इसका ना ग्राफ ड्रॉ करना नहीं चाहता, उससे थोड़ा हिंट हो जाता, ठीक है ना, तो वो मैं नहीं चाह रहा था। वो है मुझे अब इधर वाला एरिया निकालना, कैसे ना, y इज इक्वल टू 3 तक, ये वाला। सर y क्यूब बाय 3। हाँ बेटे दोबारा पूछोगे? मुझे क्वेश्चन ढंग से समझ में नहीं आया बेटे, एक बार दोबारा बताओगे? ओके आदित्य has given an answer y cube by 3 and all. well आदित्य इस तरीके से नहीं, क्योंकि मैंने तुमको लिमिट्स दे दिया, 0 से लेके 3 तक का इधर वाला एरिया निकालना है, तो therefore please find out that. ओके ठीक है, कुछ कुछ आंसर्स आ रहा है, 9 यूनिट्स आ रहा है, आरव ने दे दिया 9 यूनिट्स। हार्दिक, सौरभ, आरव, तो और लोगों ने भी दे दिया, हार्दिक, आदित्य, सौरभ मिश्रा, ठीक है, तो सब लोगों ने एक ही आंसर दिया, दैट इज 9 स्क्वायर यूनिट्स। सर इसमें x dy को इंटीग्रेट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, वैसे मैं दोनों तरीके से दिखा दूंगा, तुम बोला नहीं मैं तो y dx से भी निकाल सकता हूँ, वो भी तरीका है। ओके रूहानी एटसेट्रा, नाउ एवरीबॉडी इज गिवन द आंसर एज 9 स्क्वायर, नो इशू। अच्छा जरा ध्यान से सुनो, पहली बात तो इसका ग्राफ ठीक से बनाया जाए, ये तो मैंने ऐसे उत्पटन से बना दिया जानबूझ के, सो दैट तुमको हिंट ना मिले। Now y is equal to a root x can also be written as y square is equal to x, यानी x equal to y square। तो y is equal to x square ऐसे ग्राफ होता है, x equal to y square ऐसे ग्राफ होता है, वो पहले ग्राफ में ठीक है, ये ग्राफ एक्चुअली ऐसे
ठीक है ना, ये एरिया। अच्छा, इसको एक्चुअली निकालने के दोनों तरीके अवेलेबल है। हो सकता है तुम बोलोगे मैं तो वाई डीएक्स से निकालना चाहता हूं। तो देखो, मैं एक चीज तो पहले बता देता हूँ, दैट अगर कोई ग्राफ ऐसे होता है तो इधर वाला एरिया होता है वाई डीएक्स और इधर वाला एरिया हो जाएगा एक्स डी वाई। अगर इस तरफ का एरिया निकालना है नीचे की तरफ तो हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई डीएक्स, और अगर इस तरफ का निकालना है तो इंटीग्रेशन एक्स। तो ठीक है, अब तो आसान हो गया फिर। तो अगर मान लो एक्स डी वाई निकालना है तो इंटीग्रेशन एक्स डी वाई, और एक्स क्या हो गया, वाई स्क्वायर, है ना, तो इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। लिमिट्स कहां से, 0 से y, यानी 0 से 3। वाई स्क्वायर का क्या होता है, वाई क्यूब बाई 3, 0 से 3, तो यानी 9 यूनिट्स आ। ये हो गया इसका जेन्युइन मेथड, ठीक है ना, ये हो गया इसका जेन्युइन मेथड। पर अगर तुम इनडायरेक्टली करना चाहते हो कि नहीं मैं तो इसको पहले यहां से निकालना चाहता हूँ वाई डीएक्स, तो वो डिफॉल्ट मेथड है। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस वुड बी द लाइट मेथड, हमें बट नॉलेज की बात है तो एटलीस्ट कोशिश करने में क्या जाता है। तो अगर मैं इधर वाले एरिया पहले निकालता हूं तो फिर पूरे रेक्टेंगल में से इसको माइनस कर दूंगा तो भी आंसर आना चाहिए। तो बाय द वे रेक्टेंगल होगा कितना, तो अगर मान लो y3 होता है तो x कितना होगा यहाँ पे 9। तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये हो गया 9 इंटू 3 यानी 27। तो रेक्टेंगल का तो एरिया आ गया 27। अब एक काम करता हूं, मैं वाई डीएक्स निकाल लेता हूं जो कि ये वाला। तो y क्या है, रूट एक्स। तो अब मैं निकाल रहा हूं इंटीग्रेशन x टू द पावर हाफ dx। कहां से लेके कहां तक, क्योंकि इस बार लिमिट्स यहां से लेके यहां तक, इस बार 0 to 3 नहीं होगा, 9 होगा, 0 से लेके 9 तक। ठीक है, तो ये हो गया एरिया, ये इसका एरिया नीचे वाले का। तो वो कितना आ जाएगा, x टू द पावर n का, तो x टू द पावर n प्लस 1 यानी x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट्स हो गया 0 से लेके 9। देखो, मैं एक बार भी ये नहीं करूं कि अच्छा मेथड है, मैं कह रहा हूं ये भी एक मेथड है। व्हाट इज द हार्म इन एक्सप्लोरिंग, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, सजेस्ट नहीं कर। चलो, तो x टू द पावर 3/2 और ये हो गया 2/3 इनटू 9 पुट करोगे 0 पुट करो तो 9 टू द पावर 3/2। तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, सॉरी स्क्वायर रूट क्या होगा 3, 3 का क्यूब क्या होगा 27, 27/3 कितना हो गया 9, 9 टू ज़र कितना हो गया 18। अब बताओ इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना है 27, इसके निचले वाला हिस्से का एरिया कितना है, ना अभी भी आया है 18। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, 27 में से 18 माइनस कर, यानी देयरफॉर required area is equal to 27 minus 80 is equal to 9. मम्मा 44 हो गए। ठीक है, क्योंकि हमने जो एरिया पूछा था वो इधर वाला पूछा था। तो एक तरीका मैंने बताया, नॉट कि ये बेटर मेथड है, एक तरीका क्या, पूरे रेक्टेंगल माइनस इधर वाला रूटीन होता है यानी वाईडीएक्स। और ज्यादातर क्वेश्चन में देने वाले वाईडीएक्स ही करते हैं, पर हमारे पास एक्स डी वाई का भी ऑप्शन अवेलेबल है ना। तो देयरफॉर इसका एरिया हमने एक्स डी वाई से भी निकाला। फाइन, चलो दैट वाज जस्ट टू रिकंसाइल, देखने के लिए, चेक करने के लिए, एंड मस्ट हैव गिवन यू एन इंप्रेशन एंड आल्सो कॉन्फिडेंस कि हां तुम दोनों तरीके से कर सकते हो, है ना। ओके, अब मेरा क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जस्ट फॉर प्रैक्टिस है। ये एक लाइन है, वो है y इज इक्वल टू 8x, ठीक है, y इज इक्वल टू 8x, और एक है y इज इक्वल टू x क्यूब, है ना। तो तुमको
नहीं, y is equal to 4x. तो तुमको इसके बीच के एरिया निकालना। जल्दी कर, सिंपल क्वेश्चन है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगा, मुझे मालूम है। पहली बात तो इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होगा, है ना, तभी तो लिमिट सेट होगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे होगा ना, दोनों को इक्वेट करेंगे, तो यानी x क्यूब इज इक्वल टू 4x, तो यानी x x कैंसिल कर गया, तो एक तो x इक्वल टू 0 पे इंटरसेक्शन होगा, दैट इज दिस पॉइंट, और दूसरा होगा कैंसिल करके x इक्वल टू 2 व्हिच इज दिस, यानी ये लिमिट सेट x इक्वल टू। सौरभ मिश्रा, व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, वही करना इज दैट कि मैं देख रहा हूं कि अभी शुरू में पता है क्या है, जो स्ट्रेट लाइन है ना वो ऊपर है, इसलिए मैं लिखूंगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पहले, यानी जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, एरिया जो शेडेड पार्ट का होगा, वो होगा इंटीग्रेशन 4x dx 0 से लेके 2, तो उससे क्या होगा ना, ये पूरा एरिया आ जाएगा पूरा, लेकिन उसमें से मैं ये वाला पार्ट माइनस कर दूंगा, कौन सा, ये वाला पार्ट, तो माइनस x क्यूब dx 0 से लेके 2, ये चीज, ठीक है ना, देख लो अच्छे से। ठीक है, so that will be equal to 4 into x square by 2, यानी 2 square by 2, है ना, और ये हो गया x4 by 4, यानी 2 4 by, तो पता ही है जीरो का तो कुछ वो नहीं, तो इसलिए कर कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स, फाइन, चलो ठीक है। सर हम ट्रायंगल के ये हाफ पे साइड से भी निकाल सकते हैं, y इक्वल टू y की वैल्यू निकाल के x की जगह 2 रख के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली ये एक्चुअली वही होता ही है ना। अच्छा, कल को क्या ना ऐसे भी हो सकता है कि ये दे दिया y इज इक्वल टू x स्क्वायर और y इज इक्वल टू x क्यूब, तो इसलिए एक जनरल मेथड का पैटर्न सेट, ठीक है ना, कि दो कर्व्स में से माइनस करके एरिया निकालना या दोनों के बीच का एरिया निकालना कैसे होता है। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी इजीली नाउ सॉर्टेड आउट विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे तुम्हारे सामने, ठीक है। चलो लेट्स प्रोसीड नाउ। अब हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट या ऑफ इंटीग्रेशन एंड फाइंडिंग आउट सम फॉर्मूला। जैसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा इज दैट तुम लोगों ने एरिया ऑफ अ सर्कल को किया पाई आर स्क्वायर, और उसको सॉल्व करने का तुम लोगों ने कुछ तरीका निकाला, है ना, रादर पढ़ाया गया क्या कि ये हो गया सर्कल, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं इनटू वेरी वेरी स्मॉल ऐसे करके, तो मैं उसमें से एक को उठा लेता हूं ऐसे, फिर दूसरे को उठा के उल्टा करके रख ऐसे, फिर तीसरे को उठा के सीधे डाल दो, फिर चौथे को उठा के उल्टा डाल दो। अगर ऐसे करके बहुत सारे बनाओगे तो इट विल ऑलमोस्ट टर्न आउट टू बी अ रेक्टेंगल। अगर खास करके तुम बहुत पतले पतले सेक्शंस लेते हो तो दिस विल टर्न आउट टू बी अ रेक्टेंगल, है ना, विद दिस एज r and this as half of circumference, क्योंकि आधा यहाँ पे रहेगा और दूसरा आधा ऊपर है, तो आधा सर्कम्फरेंस कितना होता है, ये पूरा सर्कम्फरेंस कितना होता है 2 पाई r, तो आधा सर्कम्फरेंस कितना हो गया पाई r, तो पाई r into r, and therefore the rectangle has an area of pi r square. So therefore circle का area भी pi r square. Like this is one, I won't say this is the only method, but this is one standard method of finding out the area of a circle. क्या कह सकते हो, एक empirical way of proving that the area of a circle is pi r square. मैं इसको आज थोड़ा अलग तरीके से करूंगा, ठीक है, ध्यान से मेथड देखो।
सपोज ये है सर्कल, ये है सर्कल, मैं क्या करता हूं, इस सर्कल को डिवाइड कर देता हूं इनटू वेरी स्मॉल स्मॉल रिंग्स, पतले पतले रिंग्स। कैसे? यहां से रिंग्स लेना शुरू, ये ऐसे करके मान लो स्मॉल आर डिस्टेंस दूर एक रिंग ले रहे हो, ठीक है, और जिसका थिकनेस मान लो है dr। हमने क्या किया, एक पतले से रिंग लिया, है ना, पतले से रिंग लिया, जिसका रेडियस r है और इसका विड्थ यानी थिकनेस dr। मैं एक काम करता हूं, इस स्ट्रिप को, ये एक स्ट्रिप है ना, इस स्ट्रिप को कहीं कैंची से ऐसे यूं कट कर लो और इसको सीधा करो। तो सीधा करने से क्या मिलेगा तुमको, तुमको मिलेगा 2 पाई स्मॉलर रेडियस, है ना। तो इसका लेंथ क्या निकलेगा, सीधा कर दोगे तो इसका लेंथ क्या निकलेगा, इक्वल टू सर्कमफरेंस, और सर्कमफरेंस कितना है 2 पाई स्मॉलर। सो यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप, है ना, एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप विल बी इक्वल टू 2 पाई r। और इसका विड्थ कितना है, इसका विड्थ है dr। तो इसका एरिया क्या निकल आएगा, 2 पाई r इंटू dr। तो ये हो गया इसका छोटा सा एरिया, जिसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल एरिया आ जाएगा कितना, 2 पाई स्मॉल r इंटू dr का इंटीग्रेशन। अच्छा, अब ये देखना डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं होगा, सॉरी इंडेफिनिट नहीं होगा, डेफिनेट होगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कहां से लेके कहां तक इंटीग्रेट करना। कौन सा रेडियस से इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, 0 से लेके कहां तक, ये लास्ट वाला कितना होगा, कैपिटल आर। तो ऐसे बीच के सारे रेडियस के जो रिंग्स है उनको, उनके एरियाज को ऐड करना है, यानी हम छोटे छोटे बहुत ही पतले पतले रिंग्स के एरियाज को ऐड करेंगे, यानी वी आर एडिंग द एरियाज ऑफ वेरी वेरी स्मॉल सेक्शंस। यही तो इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, now finding out the summation of a very large number of very small quantities। क्योंकि dr बहुत ही पतले से है, तो therefore एक एक रिंग का जो एरिया आएगा ये बहुत ही स्मॉल एरिया है, और मुझे इसका इंटीग्रेशन करके टोटल एरिया निकालना। तो therefore let me bring out the constant outside। इसका तो कोई रोल नहीं है, 0 से लेके कैपिटल आर लिमिट्स, यानी हो गया 2 पाई r dr। r dr का क्या होगा, r स्क्वायर बाय 0 से लेके कैपिटल। दिस इज द केस। तो क्या होगा, r स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 यानी इक्वल टू 2 पाई इंटू r स्क्वायर बाय 2 यानी इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो एक तरीका तुम लोगों को सिखाया गया था, दैट वाज अ मोर ज्योमेट्रिकल काइंड ऑफ अ थिंग। अब मैं आज इसको इंटीग्रेशन करके दिखाया कि कैसे, ठीक है ना। चलो, सो दैट वाज अबाउट योर फाइंडिंग आउट द एरिया। सर आपने हमको सर्कल की इक्वेशन बताई थी, तो उससे भी कर सकते हैं। हाँ बेटे, सर आपने हमको सर्कल की इक्वेशन बताई थी, तो उससे हो सकता है ये? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, पर उसमें थोड़ा सा मेथड मुश्किल होगा, इन द सेंस कि उस टाइप के इंटीग्रेशन अभी किया नहीं हम लोगों ने, तो हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा। धीरे धीरे करेंगे, वो भी करेंगे, दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द एजेंडा। आदित्य has also asked a question that length pi r नहीं होगी। अच्छा नहीं, आई थिंक नाउ इट हैज बीन सॉर्टेड आउट, ठीक है ना। ये पूरा ये ऐसे कट के मैंने पूरे को फैला दिया, तो पूरा सर्कमफरेंस हो गया, इसलिए 2 पाई स्मॉलर, 2 पाई स्मॉलर है, पाई स्मॉलर नहीं, ठीक है ना। सो देयरफॉर वी कैन नाउ इजीली गेट द एरियाज पाई इनटू कैपिटल आर, ठीक है। चलो, सो दैट वाज ओवर योर एरिया ऑफ अ सर्कल।
अब हम इंटीग्रेशन से और भी चीजें करेंगे। जैसे हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले जो खास करके स्फीयर के लिए होता है, स्फीयर, वो हम लोगों ने वैसे ही याद कर लिए। कौन से? जैसे मान लो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, या सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। इसका कोई प्रूफ तो नहीं पड़ा होगा, है ना? हमने मान लिया क्योंकि हमें बताया गया, तो हमने उसको मान लिया। पर सपोज मैं कहता नहीं, मैं इस तरीके से मानना नहीं चाह रहा हूं, मैं तो प्रॉपर प्रूफ चाहता हूं, तो फिर क्या करें, है ना? लेट्स सी। तो अगर मान लो ये स्फीयर है सपोज, ठीक है? और ये जो स्फीयर है, तो ध्यान से देखो, मैं इसका वॉल्यूम निकाल रहा हूं भाई। अब कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए मैं पता क्या प्लानिंग कर रहा हूं, जरा समझो। मैं जो है ना, ये जो स्फीयर है, इसको ऐसे से कट्स करूंगा, ठीक है? तो क्या निकल आएगा? डिस्क्स निकल आएंगे, और पतले पतले डिस्क्स निकल आएंगे। तो एक एक पतले डिस्क का वॉल्यूम निकालूंगा, और उस पूरे को इंटीग्रेट करके वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला जनरेट करूंगा। कैसे करूंगा देखो जरा। सपोज मैंने क्या किया, यहां से y डिस्टेंस दूर मैंने एक स्ट्रिप कट किया, तो अब इसकी फिर वो ऐसे, ठीक है? ये y डिस्टेंस दूर है, और फिर यानी देखो समझो, y डिस्टेंस दूर एक स्ट्रिप कट किया, फिर थोड़ा सा और ऊपर चला गया, यानी dy डिस्टेंस, यानी पहले तो y पे कट किया, फिर उससे थोड़ा और आगे गया dy, और ऊपर गया dy, और फिर एक और कट किया। यानी इससे क्या होगा ना, एक पतला सा स्ट्रिप बना, ऐसे कर, ठीक है? तो ये हो गया y, और इसका जो थिकनेस है ये सपोज dy हो गया, और ये तो r है। तो ये जो डिस्क का रेडियस है वो क्या होगा, डिस्क का रेडियस क्या हो जाएगा ना, ये r है, ये y है, ये तो 90 डिग्री है, यानी डिस्क का रेडियस हो जाएगा r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है? अब अगर इस डिस्क का वॉल्यूम चाहिए तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द डिस्क क्या होता है, डिस्क का एरिया इनटू डिस्क का थिकनेस। तो देयरफॉर जो dv आएगा वो आएगा पाई इनटू एरिया ऑफ द डिस्क। तो एरिया ऑफ द डिस्क क्या होगा ना, पाई इनटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस क्या है, r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यानी पाई इनटू r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ द डिस्क इनटू थिकनेस dy। ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द डिस्क, ठीक है? सो एरिया ऑफ द डिस्क इज पाई इनटू r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इनटू थिकनेस dy कर दिया, तो दैट्स द वॉल्यूम, है ना? एरिया इनटू थिकनेस वॉल्यूम। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, कहां से कहां तक? नहीं, एक काम करें, हम सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा कर लेते हैं, लेकिन एक चीज मुझे मालूम है सिमेट्री से, कि ऊपर वाले हिस्से का वॉल्यूम और नीचे वाले हिस्से का वॉल्यूम बराबर होगा। तो यानी टोटल वॉल्यूम में डबल कर देंगे, और लिमिट्स ले लेता हूं मैं कहां से, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा यहां तक, तो यहां का y क्या होगा, 0, और यहां का y क्या होगा, कैपिटल R, यानी लिमिट्स हो गया 0 से लेके कैपिटल R। ये डबल क्यों क्या समझो, एक डाउट है हाँ बेटा। सर, वो पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए फॉर एरिया? हाँ, वो एक्चुअली पता क्या हुआ, ये जो रेडियस है ना वो है r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का अंडर रूट, तो वो स्क्वायर करके ही आया। चलो मैं लिख देता हूं। ठीक है सर 0 to 2r क्यों नहीं इंटीग्रेट कर सकते? देखो 0 से r यहाँ तक होता है, 2r तो और ऊपर चला गया, उसके बाद तो नहीं जाऊंगा, तो y 0 से लेके r तक। लेकिन हाँ ये बात जरूर है, मैं समझ रहा हूँ, इस 0 से r के को अगर इंटीग्रेट करते हो, इन दैट केस पूरा स्फीयर कवर नहीं होता, तो 0 to r से सिर्फ आधा स्फीयर कवर होता है। लेकिन स्फीयर एक ऐसे शेप है जिसमें सिमेट्री है, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं इसका निकाल लेता हूं और नीचे वाले का भी उतना ही होगा, तो टोटल क्या होगा, डबल कर दिया इसके,
तो ये चलेगा, दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन किया जाए, तो अंडर रूट वाला चीज तो हट गया, यानी हो जाएगा 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू r r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy। अब ये सेपरेट हो जाएगा, तो यानी 2 पाई, है ना, r स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो इसका तो कुछ नहीं है, r स्क्वायर इंटीग्रेशन dy 0 टू r माइनस y स्क्वायर dy 0 टू r। अब देखो पहला वाला इंटीग्रेशन थोड़ा अजीब सा है, तुम बोलोगे पहले वाले में तो सिर्फ dy है, कुछ है ही नहीं इंटीग्रेट करने के लिए। आंसर इज ऐसे नहीं है, थोड़ा समझो। सपोज अगर तुम्हारे पास इंटीग्रेशन dx आता है, तो मैं इसको x टू द पावर n के फॉर्मेट में डालूंगा। कैसे? तो मैं इसको लिखूंगा x टू द पावर 0 इंटू dx का इंटीग्रेशन। अब x टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा? नहीं, x टू द पावर n का क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो इसको भी ऐसे कर लो, इज इक्वल टू x टू द पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 यानी इक्वल टू x। तो देखो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, यानी इंटीग्रेशन dx का आंसर x होता है। अच्छा, क्योंकि लिमिट्स नहीं है तो इसको प्लस सी लिख देता हूं, अगर लिमिट्स होगा तो दैट केस प्लस सी का भी झंझट नहीं रहेगा। सर हाँ जी बेटा, सर वो डीवी क्यों होगा, हम तो ऑलरेडी इसे इंटीग्रेट कर देंगे ना, तो वो अब तो मतलब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ही चेंज करूंगा, तो आप वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी, तो ये पूरा प्रॉपर इंटीग्रेशन। लेकिन अगर तुम इंटीग्रेशन वाला सिंबल नहीं लगाते तो डीवी इज व्हाट आई हैड रिटन अर्लियर, वो छोटा सा वॉल्यूम लिखा, फिर उसको इंटीग्रेट करके ऑब्वियसली वो तो है ना। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ना, ये तो dy का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो y, ये dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dy का y, तो इस पे लिमिट्स है, तो इज इक्वल टू, अब जगह नहीं है तो मैं यहीं पे आ जाता हूँ, इज इक्वल टू 2 पाई इनटू r स्क्वायर इनटू dy का y का लिमिट्स पुट करो तो यार, यानी r स्क्वायर इनटू y 0 टू r माइनस y स्क्वायर का क्या होगा? y क्यूब बाय 3, यानी y क्यूब बाय 3 वो भी 0 टू r। बस बाकी अपना आप करते रहो। तो एक का हो गया r क्यूब और एक का हो गया r क्यूब बाय 3। आई थिंक नाउ यू कैन कंप्लीट द प्रोसेस वेरी इजी, यानी इक्वल टू 2 पाई r क्यूब माइनस r क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू 2 पाई इनटू 2r क्यूब बाय 3 यानी 4 बाय 3। अब देखो ठीक है, और अच्छे से फॉलो कर लो। तो therefore the volume of the sphere is equal to 4/3 pi r cube। ठीक है, ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला 1/3 pi r square h होता है। पर क्या इसका कोई प्रूफ दिया गया था? तो आई थिंक शायद डायरेक्टली बोल दिया गया होगा कि भाई देखो कोन का फॉर्मूला ये होता है, पर सपोज मैं कहता तो मैं नहीं मानता, मुझे प्रूव करके दिखाओ, तो इसका उसका प्रूफ भी हम इंटीग्रेशन से कर सकते, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज आवर नेक्स्ट टारगेट। तो इसको फटाफट सॉल्व करो, मैं 1-2 मिनट टाइम देता हूँ क्योंकि टाइम कम है आज, या इसको होमवर्क ही रख लेते हैं मेरे ख्याल से, है ना। चलो, तो लाइक पुट द होमवर्क एज वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन, ये होमवर्क नंबर 1 है। एक होमवर्क नंबर 2 भी दे रहा हूँ, तो ये ध्यान से देखो। होमवर्क नंबर 2 ये है कि देखो हमने एक पैराबोला बनाया, ये एक पैराबोला, तो सपोज पैराबोला है y इज इक्वल टू x, और कहां तक ना, लेट्स से x इक्वल टू 2 तक, ऑब्वियसली फिर ये भी x इक्वल टू -2, ठीक है ना, यहां तक, बस इतना ही है। फिर मैं क्या करता हूं, y एक्सिस के अबाउट इसको घुमा देता हूं, समझ रहे हो, ये पैराबोला है, इसको घुमा देता है इस तरह, तो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, यानी फाइनली ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई, ठीक है। इस पूरे का उनको वॉल्यूम निकाल,
अच्छा, इंटरेस्टिंगली क्योंकि ये पैराबोला है, इसलिए ये जो घुमा के शेप बनता है ना, इसका नाम है पैराबोलॉइड। ठीक है, तो ये जो शेप होता है जो कि पैराबोला को घुमा के बनता है, राइट, रोटेट करके बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं एज पैराबोला। तो ये दो होमवर्क है, एक है फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। इन जनरल कुछ भी रेडियस या हाइट वाइट ले लेना अपने आप। ये रेडियस हो गया, ये हाइट एच हो गया, you find out the volume of the cone through integration and also the volume of this paraboloid through integration. ठीक है ना? चलो ये दो होमवर्क है, एंड विद दैट होमवर्क वी मोर और लेस कम टू द एंड ऑफ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑफ इंटीग्रेशन। आई मीन इंटीग्रेशन का एक स्पेशल मेथड है व्हिच इज रादर दो मेथड्स है, जिसमें से एक तो खैर हम लोग करेंगे एंड दैट इज सब्स्टिट्यूशन। जब ड्यू होगा तब करेंगे, इन द सेंस कि जब जरूरत पड़ेगा तब कर लेंगे। और दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिलहाल तो जरूरत नहीं पड़ेगा, वी विल रिक्वायर इट ओनली इन द 7th और 8th चैप्टर, तो उसको तभी कर लेंगे। बट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट एंड वी विल डू इट एट द अर्लीस्ट, मे बी इन जस्ट 2-3 चैप्टर्स अहेड। हम लोगों को वैसे भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल भी शायद क्लास होगा, तो कल के क्लास में हम लोग एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। मे बी 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे पहले इंटीग्रेशन का, जो हमने होमवर्क दिया है, एंड आई होप दैट यू विल बी नाउ सेंडिंग मी। और वीकेंड तक जो है मैं एक असाइनमेंट टाइप को दे दूंगा, सो दैट उसमें से क्वेश्चंस मैथ टूल्स के जो हमने टॉपिक्स अभी पढ़े हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस भी कर लें, ठीक है? चलो दैट्स इट फॉर टुडे देन। थैंक यू सर। Thank you very much and have a good day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, have a good Thank you, day. sir. Thank you, sir. Thank you, have a good day. Thank you, sir. Bye bye. Bye bye.